ऑल राइट, हाय एवरीबॉडी, दिस इज इरम फ्रॉम कॉन्सेप्ट लर्निंग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइल्स के राइटिंग टास्क सेकंड की, जो होता है ऐसे राइटिंग। ओके, हमें पता है कि हमारे पास टाइम लिमिट होती है 40 मिनट्स एंड वी हैव टू राइट एटलीस्ट 250 वर्ड्स एंड नॉट लेस देन दैट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेसिक स्ट्रक्चर की, जो हमें फॉलो करना, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट अ रूल कि आपको यही इसी तरह लिखना है, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड। आपकी राइटिंग इससे थोड़ी एफिशिएंट हो जाती है। आप 40 मिनट्स के अंदर एक अच्छा ऐसे लिख लेते हो अगर आप एक लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, तो बिकॉज यू डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी उन्हें कोई क्वेश्चन आता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो जल्दबाजी में कुछ भी इधर उधर का कुछ भी विदाउट एनी कनेक्शन लिखने लगते हैं। उससे उनका टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो अपने आइडियाज़ लॉजिकली प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो कोहेरेंस या कोहेजन नहीं आता उनकी राइटिंग में, जिसकी वजह से बैंड कम हो जाते हैं। ओके, सो विल टॉक अबाउट आवर रिकमेंडेड स्ट्रक्चर एंड द टिप्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। जो हमारा ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसकी एक आउटलाइन जिसे बोलेंगे हम, ऐसे की आउटलाइन वो होती है ये। वी हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, फिर हम बॉडी पैरा 1 लिखते हैं, बॉडी पैरा 2 लिखते हैं एंड देन वी एंड इट अप विद अ गुड कंक्लूजन। तो ये तो ऊपर ऊपर की बात हो गई कि इस तरह लिखना है। पहला जो हमारा पैरा है उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, सेकंड और थर्ड पैरा हमारी मेन बॉडी होती है। ऑल राइट, इसको हम बोलते हैं मेन बॉडी पैरास, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं अपने फीचर्स को, या जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उनको एलैबोरेटली डिस्कस करते हैं एंड देन वी राइट कंक्लूजन इन विच वी सम अप। तो ये तो एक आउटलाइन हो गई। इसके अंदर किस तरह लिख सकते हैं हम अच्छे से अपने आंसर को, ये देखते हैं। Our first para is all about introduction। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो अब इंट्रोडक्शन होता क्या है, इसको थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन में वी हैव टू राइट द बैकग्राउंड स्टेटमेंट एंड द थीसिस स्टेटमेंट। अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, तो बैकग्राउंड स्टेटमेंट का क्या मतलब है, आप बस बेसिक लैंग्वेज में ये समझ लो कि जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यू जस्ट हैव टू पैराफ्रेज इट। दैट मीन्स कि आपको उसको ही अलग तरीके से बोल देना है या लिख देना है, सिनोनिम्स यूज करके। ओके, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस इज आवर क्वेश्चन दैट सम पीपल बिलीव that zoos are useful in protecting wild animals। तो अब हम अपने इंट्रोडक्शन को किस तरह लिखेंगे, जो हमारी फर्स्ट 2-3 सेंटेंसेस होंगे उसमें हमने some people की जगह लिख दिया a number of people, believe की जगह लिख दिया think और argue, that zoos are यहाँ पे यूजफुल था तो हमने हेल्पफुल लिख दिया। इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स, प्रोटेक्टिंग की जगह प्रिजर्विंग लिख दिया, वाइल्ड एनिमल्स की जगह वाइल्ड क्रिएचर्स लिख दिया, या वाइल्ड लाइफ भी लिख सकते हो। तो इन अ सेंस बस आपने ये जानना है कि इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग कैसे करनी है। आप तो ये बेसिक सी टिप है एक, कि आपने जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू पैराफ्रेज इट। ठीक है, आपने अलग लैंग्वेज, अलग साइनोनिम्स, अलग वर्ड्स एंड वोकैबुलरी यूज करके उसी को लिख देना है अपने इंट्रोडक्शन में। Okay, and then what you have to do, you have to write the thesis statement. Now what is the thesis statement in simple language? अगर बोला जाए तो आपको अपना आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने आपसे पूछा what is your opinion, फॉर एग्जाम्पल आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आ गया जिसमें हमने अपना ओपिनियन देना होता है, तो अब इसको हमें आंसर करना है। तो हम यहाँ पे 2-3 सेंटेंसेस में अपने आइडियाज को इंट्रोड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे लिख सकते हो इन माई ओपिनियन दिस इज ट्रू, और फिर आप एक दो बातें बोल सकते हो कि हाउ जूस हेल्प इन प्रिजर्विंग द वाइल्ड क्रिएचर्स। बस 2-3 सेंटेंसेस लिखने हैं आपने, ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में वी राइट वेरी ब्रीफली। ठीक है, हम डिस्कस नहीं करते कुछ भी, हम सब कुछ ब्रीफली लिखते हैं। तो फिर अगर दोबारा से इसको रिवाइज करें तो इंट्रोडक्शन में आपने किस तरह करना है, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर देना है एंड यू हैव टू राइट योर आंसर, जो हमसे आंसर पूछा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने ओपिनियन पूछा है, यू विल इंट्रोड्यूस योर ओपिनियन इन जस्ट 2 or 3 सेंटेंसेस एंड दैट्स इट। तो ये अबाउट द मेन बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2। तो ये अगर बोला जाए तो ये हमारा
पैरा दूसरा होगा और ये तीसरा होगा, ठीक है। पहला पैरा हो गया है हमारा इंट्रोडक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन बॉडी पैरा 1 and 2। इसमें क्या लिखना है हमने, जो आपने अपने आंसर्स को ब्रीफली लिखा था इंट्रोडक्शन में, थीसिस स्टेटमेंट में, आपने उसी को बॉडी पैरा 1 and 2 में इक्वली डिवाइड करके डिस्क्राइब कर देना है। व्हाट यू हैव टू डू, you have to describe your ideas or your opinions or your solution comprehensively, that means in detail with adequate examples। हमेशा याद रखना कि एटलीस्ट वन एग्जाम्पल आप दोनों में दो। For- तो आप पर्सनल एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो अपने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जहां आपने खुद विजिट किया है जू में, अदरवाइज आप किसी और का एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि, या फिर आप ये भी बता सकते हो अपने एग्जाम्पल में कि मैंने कहीं पे कोई न्यूज़ सुनी थी किसी जगह की। तो बस कुछ नहीं करना है, प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने आइडियाज को डिटेल में, एड एटलीस्ट वन एग्जाम्पल। एटलीस्ट क्या, एक ही एग्जाम्पल काफी होता है, एक मेन बॉडी पैरा में वन एग्जाम्पल इज इनफ। So along with describing your ideas, you have to write one example each in both of the main body paras. Okay, तो इस तरह आपका introduction, मेन बॉडी पैरा 1 and 2 अच्छे से लिख लिया जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स मिस आउट कर देते हैं, दे डोंट राइट एग्जाम्पल्स। तो ऐसा कुछ तो रूल तो नहीं है कि एग्जाम्पल लिखना ही लिखना है, एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो बैंड कट हो जाएंगे। बट ये बात होती है, अगर आप एग्जाम्पल लिखते हो तो आपका आंसर थोड़ा और इम्प्रेसिव लगता है, एंड आपके वर्ड्स भी उसके साथ साथ बढ़ते रहते हैं। अदरवाइज लोगों के पास समझ नहीं आता उनको कि क्या लिखना है इतने कम टाइम में। ऑब्वियसली आपको ऑन द टाइम टॉपिक मिलता है, सो यू हैव वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर फॉर द आइडियाज। ओके, तो अगर आप एग्जाम्पल उसमें इंक्लूड कर दोगे तो थोड़ा आप अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे और आपके लिए वर्ड्स कम नहीं पड़ेंगे जब आप अपना आंसर लिख रहे होंगे। All right, talking about the conclusion. Conclusion is one of the most important part of the writing task 2। हम कभी भी conclusion के बिना अपना writing task 2 complete नहीं करते हैं। Okay, it's a must. So what you have to do, you just have to sum up your whole answer in a single para। तो आपने summarize करने होते हैं अपने key points, जो भी आपने key points अपने main body para 1 and 2 में discuss किए होते हैं, उन्हें एक एक लाइन में summarize कर दो in 1 or 2 sentences। Okay, and then you end your answer by stating your main answer। For example, हम opinion based question की हमने example लिया था। अगर आपका opinion based question है तो आपका main answer means your opinion। तो एक बार सारे की points को summarize करके आप अपना opinion last में जरूर बताते हो, paraphrase करके। Okay, इसको जरूर state करना है। कभी भी conclusion में अपने main answer को समराइज किए बिना खत्म नहीं करते हैं। तो पहले की पॉइंट्स आप कुछ भी लिख सकते हो कि हाँ मतलब अगर आप ये बोल रहे हो कि हाँ जूस हेल्प भी करते हैं, ओके आप बोल रहे हो एक में कि जूस हेल्प भी करते हैं, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट गुड फॉर द एनिमल्स ग्रोथ, वो पूरी तरह ग्रो नहीं हो पाते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल आपने इन चीजों को डिस्कस किया है, तो आप पहले इनके बारे में एक एक सेंटेंस दोबारा लिखोगे, एंड देन इन द एंड यू विल स्टेट योर मेन आंसर, योर मेन ओपिनियन। ठीक है, या तो आपका ओपिनियन होगा कि हाँ बिलीव करते हो कि हेल्पफुल होते हैं जूस, या आप बिलीव करते हो कि नहीं हेल्पफुल होते हैं। ये आपने चूज करना होता है, आप इनके बेसिस पे ही अपना आंसर लिख रहे होते हो। हम जब आगे क्वेश्चन टाइप्स करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे राइटिंग एक तरह का नहीं आता, काफी 5-6 तरह के क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, वो भी उनकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। ये अभी बेसिक स्ट्रक्चर था कि जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर से भी आपकी राइटिंग काफी अच्छी निकल के आएगी। ऑलराइट, तो जो आपका मेन आंसर है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना ओपिनियन बोला है कि हाँ मुझे लगता है कि ग्रोथ होती है, तो आप यहाँ पे बोल दोगे कि ऑल दो मुझे कभी कभी लगता है कि ग्रोथ नहीं होती है हमारे वाइल्ड एनिमल्स की जू में, पर फिर भी मुझे लगता है कि काफी हद तक हेल्प हो रही है उन्हें कंजर्व करने में। कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो इंडेंजर्ड है, तो वो सेव हो पा रहे हैं, सेव गार्ड कर पा रहे हैं। देयरफॉर, तो यहाँ पे आप यहीं पे लास्ट में देयरफॉर लिख देना, देयरफॉर आई फर्मली बिलीव दैट zoos are helpful in protecting the wildlife
और एटलीस्ट इन प्रोटेक्टिंग, और या फिर आप कह सकते हो दे हेल्प इन सेफ गार्डिंग द इंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, हमेशा ध्यान रहे कि हम अच्छी वोकैबुलरी यूज करेंगे, हम हमेशा एनिमल्स एनिमल्स नहीं लिखेंगे। ओके, एनिमल्स एनिमल्स नहीं, आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडेंजर्ड स्पीशीज लिख दिया आपने एक बार में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स लिख दिया आपने। ओके, ऑल द टाइम वी डोंट रिपीट एनिमल्स एनिमल्स एनिमल्स। तो इस तरह आप अपना कंक्लूजन लिखेंगे। साथ साथ हम ध्यान रखेंगे कि हम लॉजिकल वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखेंगे, इसलिए हम हमेशा पैराग्राफ्स बनाएंगे। पैराग्राफ्स में फिर हम वो इन्फो लिखेंगे जो रिलेटेड हो। ओके, इन पैराग्राफ्स वील राइट रिलेटेड इन्फो। ऐसा नहीं है कि मेन बॉडी पैरा वन में आप कोई किसी फॉर एग्जांपल जू के बारे में पॉजिटिव बोल रहे हो तो आप एकदम से अब नेगेटिव बोलोगे, नहीं, आप डिवाइड करोगे पैरा में। फॉर एग्जांपल इसमें आप पॉजिटिव बातें बोल रहे हो जू के बारे में, इसमें नेगेटिव बातें कर रहे हो, इन्हें मिक्स नहीं करना है। ओके, वी हैव टू ऑर्गेनाइज इट इन अ नाइस वे, ताकि आपका कोहेरेंस एंड कोहेजन, जो आपके पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं राइटिंग में, उनमें से एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हमारा कोहेजन एंड कोहेरेंस। दैट मीन्स दैट यू आर एबल टू प्रेजेंट योर आइडियाज लॉजिकली, यू आर यूजिंग पैराग्राफ्स एंड स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस। ओके, सो योर राइटिंग मस्ट बी लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज इजी टू रीड। जब हमें लिखना होता है तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे सामने जो क्वेश्चन, जो हमारे आंसर को पढ़ेगा, जो हमारा इन्विजिलेटर होगा, ओके ऑल राइट, वो कंफ्यूज नहीं हो। अगर वो आपका आंसर पढ़ रहा है, उसको समझ में आ जाए दैट ओके व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ओके, सो फॉर इट इज नेसेसरी कि आप उसको लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करो अपने आइडियाज को। एंड obviously we have to make sure that our spelling is correct हर एक वर्ड की। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग आपको नहीं आती है या आपको लग रहा है कि ये गलत हो सकती है, देन प्लीज डोंट यूज दैट वर्ड, बिकॉज अगर अच्छा वर्ड लिखने के चक्कर में आपने स्पेलिंग भी गलत लिख दी तो आपके बैंड कम हो जाएंगे। ग्रामर इज वेरी integral part of writing as well. अगर आपने grammatical mistakes की हैं all right, तो भी आपके जो आंसर है उसके बैंड कम हो जाएंगे। यू हैव टू मेक श्योर दैट आप टेंस सही से लगा रहे हो, आप पंक्चुएशंस सही से लगा रहे हो, आप आर्टिकल्स सही से लगा रहे हो। ऑल राइट, एंड हैंड राइटिंग ऑफ कोर्स। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि राइटिंग टास्क टू बड़ा होता है एंड 40 मिनट्स होते हैं, शुरू शुरू में तो बहुत सुंदर लिखते हैं, बट नीचे जाते जाते उनकी काफी गंदी हो जाती है हैंड राइटिंग, एंड वो बहुत मुश्किल हो जाती है पढ़नी। तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज अगर समझ में ही नहीं आया आपके इन्विजिलेटर को कि आपने लिखा क्या है, वो चेक नहीं कर पाएगा। और भले ही आपने बहुत अच्छा लिखा होगा, अगर उसको समझ में नहीं आया तो सब बेकार है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रेजेंट योर आइडियाज, योर आंसर इन अ लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड, easy to read way with correct spelling, correct grammar and a good handwriting. So let's talk about something very important, जो कि है time management. इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इस तरीके से अगर अपना टाइम मैनेज करो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सी, द फर्स्ट 5 मिनट्स, द फर्स्ट 5 मिनट्स यू मस्ट प्रिपेयर। ठीक है, इन द फर्स्ट 5 मिनट्स यू मस्ट प्रिपेयर। प्रिपरेशन से क्या मतलब है, आप क्वेश्चन पढ़ लो एंड जनरेट आइडियाज। जनरेट आइडियाज का मतलब कि आपके सामने क्वेश्चन है, रफ वर्क में आप अपने की पॉइंट्स या आइडियाज जो आपको समझ में आ रहे हैं वो लिख लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आया कि लेट्स से एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला क्वेश्चन आ गया, एंड आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने हैं ऑनलाइन स्टडी के। तो अब आपको एग्जाम्पल मिल गया। यू जस्ट डोंट स्टार्ट राइटिंग एज सुन एज आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, और पर उसमें क्या होता है ना कि जब वो लिखना शुरू करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी आइडियाज अपने पास नहीं लिख रखे होते हैं, फिर वो बहुत सोच सोच के लिखते हैं, तो उनको लगता है कि टाइम नहीं लगेगा उनको, पर ऐसे उनको ज्यादा टाइम लगता है। तो इट इज रिकमेंडेड कि पहले 5 मिनट आप प्रिपेयर कर लो, आइडियाज जनरेट कर लो, साइड में रफ वर्क में उसको कहीं पे लिख लो। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन स्टडी पे आया है तो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट चाहे 2-3 ही लिख लो, 1 2 3 जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं। पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखने होते, जस्ट वन वर्ड यू हैव टू राइट सो दैट यू डू नॉट हैव टू थिंक अ लॉट व्हाइल राइटिंग। जब आपके आइडियाज जनरेट हो गए, फिर हम
हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 30 मिनट में सारा लिख लें अपना। ओके, यहाँ पे हमारे आइडियाज लिखे होंगे, इन्हें देख देख के पढ़ पढ़ के हम अपने इसको लिख लें सारे को 30 मिनट में। एंड देन the last 5 minutes that we must have for our revision, because revision is very essential in writing क्या सारे ही टास्क में बहुत essential है। तो लेकिन अक्सर लोग बाकियों में तो कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बच जाता है, बट राइटिंग में नहीं होता है, स्पेशली इन पार्ट 2, बिकॉज बहुत बड़ा लिखना होता है, टाइम कम होता है लोगों के पास, बट इट इज़ वेरी एसेंशियल। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि लिखा बहुत अच्छा होता है अपना आपने, बट आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी कभी आपके अनफॉर्चुनेटली वर्ड काउंट कम रह जाते हैं। तो अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आप इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हो। आप पेंसिल से लिखते हो, पेन तो अलाउड नहीं होता, तो आप जल्दी से रेस करके लिख सकते हो हैंड टू हैंड। इसलिए अगर थोड़े बहुत कुछ एरर्स किए भी होंगे आपने, तो जितने आप अपनी तरफ से उन्हें कम कर सकते हो, अगर आप रिवाइज कर लोगे तो वो आपके कम हो जाएंगे। ऑल राइट, सो इन चीज़ों पे ध्यान देना है एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। शुरू शुरू में इनफैक्ट बहुत मुश्किल होता है, शुरू शुरू में स्टूडेंट्स को 1 घंटा भी लगता है राइटिंग टास्क 2 करने में, 50 मिनट लगते हैं, पर हल्के हल्के करके जब वो प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। सो यू नीड नॉट टू वरी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। अब की बार जब भी राइटिंग टास्क 2 करेंगे, इस वीडियो में जो भी बताया है एक बार उसको अप्लाई करके देख लेना, एंड आई बिलीव आपकी राइटिंग में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट नजर आएंगे। ये काफी बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक टिप्स थी, लेकिन लोग अक्सर इनको इग्नोर कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज अप्लाई करके देखना, एंड अगर कोई फायदा हुआ तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आने वाली वीडियोस आई शैल बी मेकिंग ऑन मोर टॉपिक्स। हम अभी क्वेश्चन टाइप्स भी करेंगे, राइटिंग टास्क 1 के भी 2 के भी बहुत सारे होते हैं, वो हल्के हल्के करके वी विल कंप्लीट देम। टिल देन आप ये बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज यू मे कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम और यू मे कॉमेंट अस on our YouTube channel. Till then, bye bye, take care, and all the very best.